नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज बात बंगाल के मुर्शिदाबाद की करेंगे, जहां वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़की हुई है। आगजनी के बाद तनाव है, इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी है, लेकिन डर खत्म नहीं हो रहा। हिंसा के बाद सैकड़ों हिंदू पलायन कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, शेल्टर होम में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किसने किया? किसके इशारे पर हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट हुई? क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई? इन सवालों के बीच में सियासत भी शुरू हो गई है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत बीएसएफ ने उपद्रवियों को सीमा पार से आने दिया, जिन्होंने मुर्शिदाबाद को हिंसा की आग में झोंक दिया। वहीं बीजेपी ने टीएमसी के इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया, साथ ही एनआईए जांच और राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर डाली है। हालांकि सियासत के बीच में सवाल ये कि क्या वाकई बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तभी हिंसा रुक पाएगी क्या? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ताजा हालात को बयां करती हुई ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा, हत्या, आगजनी और बवाल के बाद मुर्शिदाबाद में तनाव है। हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। लेकिन सवाल है कि हिंसा की आग में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को किसने जलाया? किसके इशारे पर दंगाइयों ने मुर्शिदाबाद को सुलगाया? मुर्शिदाबाद को जख्म देने वाले उपद्रवी कहां से आए? क्या वक्फ कानून के विरोध में कोई बड़ी साजिश रची गई? इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल की पुलिस तलाश रही है। लेकिन जांच पड़ताल और एक्शन के बीच सियासत साजिश का एंगल तलाशने लगी है। सत्ताधारी टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद को हिंसा की आग में झोंकने वाले सीमा पार से यानी बांग्लादेश से आए थे। Some inputs and allegations that there was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy, and with the help of a part of BSF, there was a gap in border. Some miscreants entered, they made chaos, and they were given safe passage to return. अब सवाल है कि आखिर टीएमसी को ये इनपुट कहां से मिला? कैसे पता चला कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के पीछे बांग्लादेशी थे? उम्मीद है जांच एजेंसियां इन सवालों का जवाब तलाशेंगी, टीएमसी के नेताओं से पूछताछ करेंगी। लेकिन टीएमसी के आरोपों के बीच बीजेपी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए की जांच और राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली है। रूल तो मैं ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन मांगा है, ये जनता का मांग है। जहां हिंदू माइनॉरिटी है, ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पश्चिम बंगाल की पुलिस और टीएमसी पर बीजेपी भड़क उठी। गुस्सा इसलिए क्योंकि आरोप है कि मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, सैकड़ों हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की, दुकानों को लूट लिया, कई वाहन आग के हवाले कर दिए। इस घटना के बाद मुर्शिदाबाद के हिंदू इस कदर डरे हुए हैं कि पलायन को मजबूर हो गए। शेल्टर होम में उन्हें शरण लेनी पड़ी। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। किसी के मन में चिंता है कि वो लोग घर में क्या वापस ले जा पाएंगे। किसी के आंखों में आंसू है क्योंकि घर मकान छोड़कर उनको छोटे बच्चों को लेकर रास्ते में आकर बैठना पड़ा है। मुर्शिदाबाद से गंगा नदी क्रॉस करके मालदा जिला पे आके एक सरकारी स्कूल पर रुके हैं करीब 350 के ऊपर परिवार। वो लोग नहीं जानते हैं किस तरीके से वो लोग घर में जाएंगे। लगातार अत्याचार, रात के अंधेरे में घर में घुसकर घर से बाहर निकाल देना, इस तरीके का जो घटना, ये घटना उन लोगों के साथ हुआ है। मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवार डर के साए में हैं। हिंसा की जो तस्वीरें उन्हें डरा रही हैं,
आगजनी और बवाल की तस्वीरें दहशत फैला रही हैं। यही वजह है कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद वो अपने घर लौटना नहीं चाहते। लेकिन ममता के मंत्री से जब हिंदुओं के पलायन और डर को लेकर सवाल हुआ तो जवाब क्या है, सुनिए। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गजब है ममता के मंत्री और गजब पश्चिम बंगाल की सरकार, जो दंगा और पलायन पर ऐसे बयान दे रहे हैं। उनके जख्म पर मरहम के बजाय नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है? क्या बंगाल को बांग्लादेश की राह पर ले जाया जा रहा है? और सवाल ये भी, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल ये भी कि बार बार पश्चिम बंगाल ही क्यों? सवाल ये भी कि आखिर क्यों इन हालातों पर कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और बार बार पश्चिम बंगाल में ही ये टकराव क्यों देखने को मिल रहा है? बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अबू शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। साबिर अली जो कि टीएमसी के नेता है मेरे साथ में है। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में है। राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल साबिर अली जी मैं आपसे करना चाहूंगी, बार बार पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों होता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में बार बार ऐसा होने का वजह यही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन की डाल नहीं गल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बंगाल डेवलप की ओर बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर ही कोई भी माहौल दंगा लगाने की कोशिश को हम लोग रोक देते हैं, इसीलिए बार बार कोशिश किया जाता है। हमारा बंगाल स्टेटमेंट पीसफुल स्टेटमेंट है, इसको देखिए पब्लिक के वोट से वो लोग जीत नहीं सकते, इसीलिए इसको अशांत करके कभी राष्ट्रपति शासन की मांग, कभी माहौल लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश, इस तरीके की कोशिश कर रहा। हम लोगों को पूरा क्लियर पता था कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, मैं नाम लेके बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता शुभेंदु अधिकारी बंगाल का पीसफुल माहौल को खराब करने के लिए जिम्मेदार है, और उसी ने ही सब कुछ भड़काया है और लोगों को भड़काकर दंगा लगाने की कोशिश की है। अच्छा। चारों तरफ जहां भी शांति को भंग करने की कोशिश की। अब एक बात मुझे बताइए, एक मुर्शिदाबाद में हम लोग को देखने अब एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है। बीजेपी बात बात पर कोर्ट चली जाती है, आप क्यों नहीं जाते? कोर्ट तो सबूत मांगता है ना। अगर आप इतना बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं, सबूतों के साथ पहुंचिए, कार्रवाई कराइए, और सरकार आपकी, पुलिस आपकी, सिस्टम आपका। मैं आपको बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल कर चुके हैं। मुर्शिदाबाद इज नाउ टोटली अंडर कंट्रोल है। वहाँ पर जो कैसा लोग कंट्रोल? साबिर अली जी, कैसा कंट्रोल? घर, मकान, दुकान फूंक दिए जा रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोग राहत शिविरों में जा रहे हैं, लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, पलायन हो रहा है। आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई जा तो रहे हैं पश्चिम बंगाल में ना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह। ये तो बड़ी लापरवाही वाले बयान हो गए। छोड़ के गए हैं, अब वो लोग घर वापस भी आ रहे हैं, और जिनके घर ही फूंक दिए गए, और जिनके घर ही फूंक दिए गए, शांतिपूर्वक है। अच्छा, और जिनके घर फूंक दिए गए, तोड़ दिए गए, वो कैसे आएंगे घर वापस? जो घटना घटा है, घटना घटा है, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस लोग का इसमें जान माल का नुकसान हुआ है, उसका भरपाई सब कुछ किया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार पूरी तरह सब लोगों के साथ खड़ा है, बंगाल की आवाम के साथ खड़ा है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि बंगाल सेफ नहीं है, ये नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, नहीं से यहाँ सबकी जिम्मेदारी है। सब कुछ जिम्मेदार बंगाल की आवाम की जिम्मेदारी बंगाल की सरकार की है, और यहाँ सब कोई सुरक्षित है। ऐसी कोई बात नहीं। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा ना कि बंगाल सरकार पूरी तरह से इसके लिए कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है और बंगाल सरकार की नजर है। अब मैं पूछना चाहूंगी, ठीक है, कंट्रोल होने से पहले जो चीजें हुई हैं उन्हें नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। छोटे से लेकर बड़े चुनाव हो तो वहां दंगे हो जाते हैं, जान जाना वहां बड़ी आम सी बात हो जाती है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। बार बार ये घटनाएं, मैं कह रही हूं पश्चिम बंगाल से ही क्यों, जो मैंने पहले भी पूछा। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है साबिर अली जी, तो पहचानिए ना उन गुंडों को। मैं आपको पहचान दूं, यहाँ पर महिला भी सुरक्षित है,
यहाँ पर ही पुरुष भी सुरक्षित है, यहाँ पर युवा भी सुरक्षित है, हर कोई सुरक्षित है। यहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी और उनके पाले हुए कुछ अपोजिशन पार्टी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आवाम उनके साथ नहीं है, क्योंकि 2026 में यहाँ इलेक्शन है। इलेक्शन में देख रहे हैं उनके पास पोलिंग एजेंट अब तक नहीं जुगाड़ पाया, तो किस तरीके से माहौल को खराब किया जाए। यानी आपने घुमा फिरा कर सारी ही चीजें जो हैं वो बीजेपी की तरफ डाल दी हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी चीजें बीजेपी की तरफ डाल दी। अब आपने जितने आरोप लगा दिए उस पर जवाब भी ले लेती हूँ। एसएन सिंह जी, यहाँ टीएमसी बार बार ये कह रही है कि जो दंगे होते हैं, जो अराजकता होती है, हिंसा होती है, उसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी कह रही है टीएमसी के गुंडे हैं। रचना जी, एक चीज तो आप देखेंगी कि बड़े बेसमयी से एक प्रवक्ता यहाँ पर चैनल पर बैठ के दो चीजें कहते हैं। पहली चीजें कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, सरकार इनकी है। दूसरी वो चीजें कहते हैं कि जितना जान माल का नुकसान हुआ तो है, उसको हम पूरा कर देंगे, इस आदमी के जान को पूरा वापस कर देंगे, इनसे पूछा जाए। तीसरी बात मैं कहूंगा, आज जो कुछ भी रचना जी हुआ है ना, इसका एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टीएमसी की, आपके बीच में बोला नहीं, धैर्य से सुनो, मणिपुर के बारे में थोड़ा बोल इसकी दीजिए। एकमात्र जिम्मेदार ममता बनर्जी और उनकी सरकार है, जिन्होंने एक वक्त संशोधित कानून पर एक बयान देती है, इस बिल को हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मतलब उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अपराधियों को ये साथ देने का कार्य करती हैं कि तुम लोग हथियार उठाओ, डंडा उठाओ, अराजकता उत्पन्न करो, हिंदुओं की हत्या करो, हिंदुओं का घर जलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत का संविधान भारत में ही लागू नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू है, ये ममता बनर्जी कहती हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये वक्त जो कानून है ये तो संपूर्ण भारत पे लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में क्यों नहीं हिंसा हुई? मुस्लिम तो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में है, बहुत सारे प्रदेशों में, सभी जगहों पे है। वहां पे मुसलमानों को दिक्कत क्यों नहीं? क्योंकि मुसलमानों के हालात क्या है आप बताइए। साबिर अली जी, पहले बोलने तो दीजिए ना उनको, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मुस्लिम के नाम पे बीच में मत बोलिए, रचना जी देखिए, बीच में मत बोलिए ना। अगर आप यूपी का एग्जांपल देख रहे हैं तो यूपी में पहले जो केसेस होते थे, पहले जिस तरीके से घटनाएं होती थी, और अब लॉ एंड ऑर्डर क्या है, इसका कंपैरिजन आप कीजिएगा। वक्फ को लेकर यूपी में भी चीजें भड़क सकती थी। साबिर जी, तो शांति से पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। जी 5-7 मिनट जो है, 5-7 मिनट साबिर अली जो टीएमसी का गुंडा है बैठ के इस चैनल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एसएन सिंह जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ना, मेरे चैनल पर जो मेहमान बन के बैठे हैं उन्हें गुंडा मत कहिए। एसएन सिंह जी नहीं, भाषा की मर्यादा रखते हुए आपको जो कहना है कहिए, भाषा की मर्यादा नहीं। आप उन्हें गुंडा कहेंगे, वो आपको गुंडा कह देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एसएन सिंह जी धैर्य में रखिए, भाषा की मर्यादा में रखिए, भाषा की मर्यादा रखते हुए बात रखिए, प्लीज प्लीज। एक साथ नहीं ना, भिंडी बाजार नहीं है ये, एक साथ नहीं। आप दोनों एक साथ मत बोलिए, टाइम वेस्ट होगा, एक साथ मत बोलिए। मैं आप दोनों की ऑडियो नीचे करा दूंगी, वरना मुझे मजबूरन आप दोनों का ऑडियो नीचे कराना पड़ेगा। एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए, प्लीज एक साथ मत बोलिए, और डिग्निफाइड तरीके से अपनी बात करिए, प्लीज। डिग्निफाइड तरीके से मर्यादित शब्दों के साथ अपनी बात रखिएगा, प्लीज। कोई गुंडा नहीं है, माफी मांगने बोलिए। ये मेहमान है हमारे चैनल के, कोई गुंडा नहीं है, ठीक है, कोई गुंडा नहीं है। अपनी बात बोलिए। एसएन सिंह जी नहीं, वो वापस से पलटकर आपको गुंडा कह देंगे, मेरे चैनल का नाम खराब होगा। नहीं ना। साबिर अली जी शांत रहिए आप। साबिर अली जी आपका टर्न नहीं है। साबिर जी आप शांत रहिए। एसएन सिंह जी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए डिग्निफाइड शब्दों के साथ अपनी बात रखिए। किसी को गुंडा बोलना सही नहीं है चैनल में बैठ के। रचना मैडम, आप इसको कैसे, हमसे तृणमूल का लड़ाई है, लेकिन हम इसको कैसे समझ लेंगे? कोई सम्मानित आपका गेस्ट, मैं कह चुकी, अबू शर्मा जी मैं कह चुकी, अबू जी मैं कह चुकी। एसएन सिंह जी मर्यादित शब्दों के साथ अपनी बात रखिए, प्लीज। हजार बार अब सुनिए रचना जी, मेरे में मुझे बोलने का दीजिए, और इन्हें करना है तो आप करिए, दूसरे लोग नहीं करेंगे। एक बार मैं पूछता हूँ, ये जो कानून लागू होता है संपूर्ण भारत में लागू होता है कि केवल पश्चिम बंगाल में लागू होता है? पश्चिम बंगाल में क्यों ऐसी घटनाएं घटती है कि एक व्यक्ति जो प्रवक्ता के तौर पे यहाँ बैठ के कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसको वापस कर देंगे, इनसे कहिए कि जिन लोगों का जान गया है उसको वापस कर दे। एक बार। दूसरी बात मैं कहूंगा रचना जी, ये पहली बार नहीं है, चाहे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, कोई और पूजा हो, गणेश उत्सव हो, कोई यात्रा निकली हो, शोभा यात्रा हो, हर समय हिंदुओं की ही हत्या क्यों होती है? हिंदुओं के घर क्यों जलाए जाते हैं? हिंदुओं का ही प्लान क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू ना हो। रचना जी, क्या आपके जिम्मेदार चैनल पर ये देश देख नहीं रहा है
इतना भी बोलने की हिम्मत किसी की नहीं रह गई, इतना भी कहने की हिम्मत नहीं रह गई है। संपूर्ण भारत की उन राजनीतिक पार्टियों से, उस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जो देश में घूम कर दलित, ओबीसी और पिछड़ों की राजनीति करने की बात कहती है। आज वहां जब हिंदुओं की हत्या हो रही है तो रत्ना जी आपके माध्यम से जरूर पूछा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए वो राहुल गांधी जी, कहाँ चले गए वो तेजस्वी यादव जी, कहाँ चले गए अरविंद केजरीवाल जी। आज वहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही, किसी हिंदू से ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम अगड़े हो, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, कौन हो? जो तमाम विपक्षी पार्टी आपसे पूछती भी हैं, सुनिए ना, झंडा बरदार बनकर जो आप बातें पश्चिम बंगाल को लेकर बोल रहे हैं, अभी पूछा तो था साबिर अली जी ने कि मणिपुर नहीं दिखाई दिया क्या? अभी सबका नाम आपने लपेट लिया, साथ में अलग अलग पार्टी का भी नाम लपेट लिया आपने, बड़े लीडर्स का नाम लपेट लिया, लेकिन जब मणिपुर को लेकर सवाल पूछा जाता है ना तो आप जवाब नहीं दे पाते हैं। रचना जी, झंडा बरदार होंगी आप, झंडा बरदारी उसको कहते हैं। जितने बार मणिपुर पे सवाल हुआ है आप देखिए, संसद से लेकर सड़क तक हमारे देश के गृह मंत्री जी संसद में बयान देते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं, और मणिपुर में किसी ने ये नहीं कहा कि फला जाति पे, फला धर्म पे हो। लेकिन पश्चिम बंगाल में सैकड़ों बार, हजारों बार इस तरह की बातें हुई है। सहूलियत के हिसाब से आपका बयान आएगा, सहूलियत के हिसाब से आपकी बातें आएंगी। पश्चिम बंगाल में हालात आज खराब हैं, ये किसी से छिपा नहीं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। और पश्चिम बंगाल में जो हालात बिगड़ रहे हैं उसको लेकर ममता सरकार से सवाल पूछा ही जाना चाहिए, पूछा भी जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सहूलियत के हिसाब से आप कोई भी जवाब देंगे। आप सभी रहे मेरे साथ में। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। एडवोकेट हैं शशांक शेखर झा, जिन्होंने ये याचिका दायर की है। याचिका में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। ममता सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की भी इसमें मांग हुई है। अब ममता सरकार से कहा गया है कि इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, यानी कि मुर्शिदाबाद हिंसा अब देश भर में चर्चा का विषय और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। 2 साल पहले बंगाल में यही चीज हमने देखा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, और तब भी मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया था, आज भी गया है। तो क्यों बार बार हिंदुओं के साथ ही ऐसा अत्याचार हो रहा है? और इस बार एक एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि वहां की सिटिंग मिनिस्टर्स कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो कभी भी चोक कर सकते हैं कलकत्ता को या दूसरे शहरों को। वहां का दूसरा सांसद कह रहा है, जो रूलिंग पार्टी का तृणमूल का है, कि मैं आंखें निकाल लूंगा अगर तुमने हमारे वक्त के ऊपर आंख दिखा दिया तो। और एक छोटी सी घटना है, वहां का विधायक बीएसएफ को सीधा गाली दे रहा है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। तो मेरा मानना है कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को जरूर आना चाहिए। अनुच्छेद 32 बना हुआ है कि इस देश के का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आज मुझे लगता है कि मैं वकील भी हूं और इस देश का एक नागरिक भी हूं और हिंदू भी हूं। पश्चिम बंगाल में अगर हालात बिगड़ते हैं तो ममता सरकार से यानी कि टीएमसी से तो सवाल हो रहे हैं, लेकिन सवाल उन पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, उन लीडर से भी हैं जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और माहौल यहां बिगड़ता है तो फिर आरोप प्रत्यारोप में पीछे कोई नहीं रहता। राज बिहारी जी, अगर पश्चिम बंगाल की जनता के लिहाज से मैं पूछूं, लोगों का सगा कौन है? कौन सी पार्टी है जो वाकई हितकारी है और दिखाई देती है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहां से हिंसा और पलायन की जो खबरें आई हैं उसमें पूरी सच्चाई जनता के सामने नहीं आई है। मीडिया भी पूरी सच्चाई सामने नहीं ला पा रहा। सच तो यह है कि वहां पर जिस तरह से पहचान करके हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया है, हिंदू बाप बेटे का कत्ल किया गया है, एक व्यक्ति और भी मारा गया है, उनके घरों को, उनकी संपत्ति को, उनके वाहनों को जिस तरह से लक्ष्य करके हमला किया गया, एक बड़ी सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत ये किया गया है। दूसरी बात है कि जिस तरह से टीएमसी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीएसएफ जैसे संगठन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बाहर से लोगों को बुलाया और जाने का रास्ता भी दिया, तो फिर ऐसे में पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार क्या कर रही थी? बंगाल का प्रशासन क्या कर रहा था कि कुछ लोग आते हैं और हंगामा करके चले जाते हैं, जबकि अभी शायद गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 210 से ऊपर हो गई है। लेकिन जिस तरह से वहां पर हालात पैदा किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री बयान देती रही हैं, उससे भी ये स्थिति भड़की है। अब वो कह रही है हम यहाँ पर वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो ऐसे में हिंसा करने की क्या जरूरत है? अगर वहां के लोगों को विश्वास है कि मुख्यमंत्री
वक्त कानून लागू नहीं करने देंगे तो फिर हिंसा क्यों हुई है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें NIA जांच की मांग की है, क्योंकि सच भी सामने आना चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। 500 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। उससे पहले लोकसभा चुनाव में घर छोड़कर भागना पड़ा था। जब भी चुनाव होता है वहां पर हजारों लोगों को पलायन करना पड़ता है, वहां की सच्चाई है। और उसमें कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के लोगों को पलायन करना पड़ता है। कांग्रेस को भी TMC के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से माहौल बन गया है पश्चिम बंगाल का, कि ममता बनर्जी अपने को केवल एक वर्ग का नेता दिखाना चाहती है ताकि उनके वोट उनको बड़ी तादाद में पड़े, और उनको पढ़ते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है उनके पास में। लेकिन राज बिहारी जी, सच तो ये भी है ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वोट पड़ते हैं, हिंदू वोट भी पड़ते हैं, तभी तो वो जीतती है ना बार बार। देखिए, वही बंगाल का एक अलग चरित्र रहा है। बंगाल हर मामले में आगे रहा है। बंगाल के संत महात्माओं ने तो देश को, विश्व को भी शांति का और मानवता का मंत्र दिया है। तो बंगाल तो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बंगाल तो हर क्षेत्र में पीछे है। लेकिन पिछड़ जाता है ना जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग बड़े प्रभावित हैं और यहाँ वहां वो भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं 1947 के हालात से। और अबू शर्मा जी, अभी राज बिहारी जी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ कांग्रेस के लीडर्स को भी पकड़ कर पीटा जा रहा है, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। मैंने तो ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं, कुछ उपद्रवी, कुछ गुंडे सड़कों पर आ गए, TMC के नेताओं तक को नहीं छोड़ा, वो कहते रह गए कि TMC से हैं, गाड़ी तोड़ दी, उन्हें भी पीटा। मैडम, हम लोग पिछले 10 सालों से TMC के साथ पश्चिम बंगाल में लड़ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और TMC आपका लोकसभा चुनाव में 2 सीट देने के लिए कहा था और हम लोग उसको लिया नहीं, अधीर दाने चुनाव हार गया, ये सच्चाई है। लेकिन बंगाल का जनता उनका ये सैक्रिफाइस को याद रखेगा, क्योंकि हम लोग अराजकता के साथ समझौता नहीं किया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कभी नहीं करेंगे। अभी SN सिंह जी पूछ तो रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? नहीं, हमारा सांसद जी ईसा खान चौधरी जी वहां पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगा राहुल गांधी कब आएंगे, क्या नहीं आएंगे। उनको जब आना होगा वो हमारा पास आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगा। जो बात कहना चाहता हूं मैं, ये देश में ये माहौल क्यों पैदा हो रहा है बार बार, ये रूट कॉज एनालिसिस की जरूरत है। हमारे देश में ना मैडम, प्रचार जंतु के माध्यम से एक अल्फांसो आम होता है ना, उसको बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठा बोल के 2014 में प्रचार जंतु के माध्यम के देश के सामने रखा गया था। अब जब देश उस अल्फांसो आम को चखने लगा, तब धीरे धीरे पता चला ये तो भाई इमली से भी खट्टा है। अरे अगर खट्टा लग जाता, तो लोग फिर वोट से जवाब देती ना, जनता देती ना वोट से जवाब। बार बार जीत रहे हैं ना 240 में आया ना, 40 में हम लोग ही पहुंचा देंगे। समय लगता है। क्यों समय लगता है? जितना कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, आज तो एक विशेष दिन है अंबेडकर जी के लिए। हाँ, उस संविधान के ऊपर हमला, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट के ऊपर हमला, जुडिशियल के ऊपर हमला, किसानों के ऊपर हमला, ये क्यों कर रहा है वो अल्फांसो आम? क्योंकि वो जानता है हम इमली से भी ज्यादा खट्टा है, वो अनसिक्योर्ड है। इसीलिए वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर देश को हमेशा दूसरा दिशा में। लेकिन पश्चिम बंगाल में कौन है इनसिक्योर, जो बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बार बार पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रही है? मैं ममता काली जी से पूछ लेती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं और चूंकि एक महिला भी हैं। ममता काली जी, अगर पश्चिम बंगाल की तस्वीरों को गौर से देख लें तो वाकई रोंगटे खड़े कर रही हैं। घर जला दिए गए हैं, फूंक दिए गए हैं, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। ये बड़े डरावने हालात हैं। सवाल ये कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य का इतनी बुरी तरह से कैसे चरमरा सकता है, बिगड़ सकता है? रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। आज उनकी जयंती है और मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि मेरी नाम राशि ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की,
और जिस बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। और ये जो तस्वीरें हम आज देख रहे हैं मुर्शिदाबाद की, ये कोई नई तस्वीरें नहीं है। जब से इनका शासन वहां पर आया है, वहां बंगाल जल रहा है, लोग मर रहे हैं। याद रहे हम सबको कि ममता बनर्जी कांग्रेस से जब निकल करके आई थी तो मां, माटी और मानुष का उन्होंने नारा दिया था। और आज वहां पर उन्होंने मां को भी, माटी को भी और मानुष को भी, तीनों को शर्मसार कर दिया है। उनका जो सर्वोपरि एक ही ध्येय है वो है येन केन प्रकारेण सत्ता में बैठे रहना, तुष्टिकरण की राजनीति करो, लोगों को मारो, लोगों के साथ बुरा करो, पर मेरी गाड़ी जो राजनीतिक है वो चलती रहनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में आज जो हालात हैं वो चिंताजनक है। ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को पलायन नहीं करना पड़ा। कितना झूठ बोल रहे हैं आप भाई, भयंकर लोग हिंदू पलायन कर चुका है। ममता जी, लेकिन एक बात तो बताइए, अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति होती तो क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से ही ममता जीतती रहती? क्या हिंदुओं का वोट भी तो पड़ रहा है ना? रचना जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर रोहिंग्या घुसपैठियों को लाया गया है, 24 परगना में उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, ये एक सत्य है और एक कटु सत्य है। उसके अलावा अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी, अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही थी, तो आप बताइए, विरोध करना आपका सवाल तो फिर उठता है, और ये सवाल इससे पहले भी उठ चुका है। झारखंड को लेकर उठ चुका है, पश्चिम बंगाल को लेकर उठ चुका है। तमाम विपक्षी दल ये कहते हैं कि भाई क्या इतना इजी है? फिर जो सीमा सुरक्षा बल है, जो बीएसएफ के जवान है, वो फिर क्या कर रहे हैं अगर कोई इजीली यहाँ पर आ जा रहा है? ये बात इससे पहले भी बहुत बार आई है, झारखंड चुनाव के दौरान भी ये बात बहुत आई थी। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा, आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, क्योंकि जगह जगह मुर्शिदाबाद के साथ साथ और कुछ जगहों से खटपट की खबरें सामने आई, लेकिन मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा जला और सुलगा। मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशन पर जहां घटना की शुरुआत हुई, जहां घटना घटी, वहां से मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता ने एक रिपोर्ट फाइल की है ग्राउंड जीरो से। देखते हैं पहले। मुर्शिदाबाद का धुलियान रेलगेट, इस जगह पर भी हिंसा का दिन हमले का घटना घटाया गया था। ये जो रेल गेट है, इस रेल गेट को तोड़ा गया था। मैं एक बार दिखाऊंगा, जो रेल गेट का ऑफिस है, जो रिले रूम है, उसको पूरा तोड़ा गया है। ये इस तरीके से गेट को तोड़ा गया है। गेट तोड़कर अंदर जाकर पूरा ये जो रेल गेट है, ये रेल गेट का टुकड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। इस तरीके से रेल गेट को तोड़ा गया था। उसके बाद ही ये जो रूम है रेल गेट का, ये जो रूम, इस रूम को भी हमला चलाया गया है। एक बार देखिए किस तरीके से ये जो रेल का जो गेट है, गेट का जो घर का ये जो ग्रिल, ये ग्रिल को तोड़ा गया है। और उसके साथ साथ ही अंदर जाके पूरा पत्थरबाजी किया गया है। आप देख सकते हैं रेल लाइन का जो पत्थर, वो पत्थर इधर पड़ा हुआ है। इसमें आगजनी भी किया गया है। किस तरीके से ये जो जनरेटर रूम है, इस जनरेटर रूम पे भी आग लगाया गया है। और जो रेल गेट का जो रूम है, इस गेट में भी आग लगाया गया है। पूरा ये जो जगह, ये जगह को तोड़फोड़ किया गया है। और पूरा अंदर जाकर भी तोड़फोड़ जो है वो किया गया है। यानी ये पूरा जगह पर उस दिन शाम में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान हमले का घटना घटाया गया है। क्या आप लोग उधर उस टाइम मौजूद थे? दादा, क्या आप लोग उधर मौजूद थे उस टाइम में? क्या हुआ था उस टाइम में? उसमें एकाएक इधर से, मतलब बाजार साइड से एनएच साइड गया, एनएच साइड से आके एकाएक पत्थर चलाना शुरू कर दिया। सब फोर्स सब भीतर घुस गया पत्थर के डर से। बाइक था, सब बाइक जला दिया, बाहर भी जलाया, इधर भी जलाया। उसके बाद हम लोग 2 घंटा बंद रहे। 2 घंटा के बाद बोले निकलिए से, अपने तब पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे। तब फिर हम लोग निकले किसी तरह से। फिर बाइक हम लोग का था, बाइक जला दिया। यही घटना हुआ। अभी आप लोग डरे हुए हैं? हाँ, डरे हुए कैसे? तो ड्यूटी करना मुश्किल है। तो ड्यूटी आते हैं तो जान जोखिम में लेके आते हैं। कब क्या होगा नहीं होगा करना मुश्किल था। उस टाइम पे पुलिस था? हाँ, फोर्स था, 20-22 तो फोर्स था, आरपीएफ। तो पुलिस कुछ नहीं किया? घर में घुस गया, सब बंद था अंदर में। वेस्ट बंगाल पुलिस भी आया था इधर? बंगाल पुलिस ने, आरपीएफ और जीआरपी था, उसके ऊपर भी हमला? हाँ, सब अंदर घुस गया, पत्थर खा के गए थे। तो कितने लोग उधर थे? कम से कम 20-22 फोर्स थे। हम लोग 3 स्टाफ थे। कीमेन था, उसके बाद 2 आदमी हुआ था। एक बार दिखाएंगे अंदर। तो यहाँ से पत्थरबाजी बाहर से हुआ ना, बाहर से हम लोग अंदर घुस गए थे, बाहर से पत्थरबाजी हुआ था ना, सब कुछ भंग फोड़ दिया है, पूरा साफ किए हैं। तो देख रहे हैं ना, सब चिन्ह सब होगा, ठीक है, सब तोड़ दिया है। इधर से ये सब यहाँ सब रेल का सामान था, सब लेके भाग गया। पूरा पत्थर भरा हुआ था, अभी पत्थर भरा हुआ, तालाब सब तोड़ के घुसा है। दादा, क्या क्या हुआ था उस टाइम? वही बताएंगे, हम नहीं थे। आप लोग देते हैं पत्थर पड़ा, ताला तोड़ घुसा है। तो सब ताला तोड़ा है सबका। ये सबको देखिए, ये सब देखिए, ये सब तोड़ा हुआ है, सब देखते हैं। वहाँ कांच पड़ा हुआ है इसका, ये सब तोड़ा हुआ है। रिसीवर सब भांग दिया है। ये पैनल है, पैनल तोड़ दिया है सब। तो ट्रेन भी बंद था? ट्रेन 9 घंटा बंद थी, 2 बजे लेकर 11 बजे रात तक।
तो अभी क्या फिलहाल सिचुएशन है? अभी चल रही है, किसी तरह से काम चल रहा है, लोग टेम्प्रोरी, ये सब भी तो चेंज करना होगा पैनल को। तो अभी काम करने पे डर लग रहा है? हाँ, पूरा कोई मतलब जान जोखिम में समझिए, कब क्या हो जाएगा, कब हमला हो जाएगा ना, मुश्किल है पूरा। लेकिन नौकरी है, करना पड़ेगा। रेल का नौकरी, फौज का नौकरी बराबर होता है, जान जोखिम में करना पड़ता है। अभी खाने का पैसा क्या कहते हैं, कनेक्शन बंद है, ये आपका इंटरनेट बंद है, पैसा रहते हुए पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, एटीएम सब बंद है, सब कुछ बंद है, खाने का लाना पड़ रहा है। पैसा नहीं, क्या खाएंगे? अभी जाने आने कैसे, अभी भूखे ड्यूटी कर रहे हैं, पैसा रहते हुए पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं, नेट नहीं काम कर रहा है, कहाँ क्या और कुछ पता चल रहा है। ऐसे अभी भूखे भाई बताइए, 8 बजे से ड्यूटी आया है, भूखे ड्यूटी कर 4 बजे तक, 4 बजे छुट्टी होगा, तब फिर किस तरह पैसा व्यवस्था होगा, या उधार देगा तो खाएंगे, तब ऐसे पड़े रहेंगे। एकदम जो रेल कर्मी है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से ये रेलवे का जो रूम है इसमें भी तोड़फोड़ किया गया था, रेल जो लाइन है उसके ऊपर भी हमला किया गया था, रेलवे गेट है उसके ऊपर भी हमला किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। एकदम उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी जो रेलवे का जो पत्थर, रेलवे लाइन का जो पत्थर, उससे हमला किया गया था, आग लगाया गया था। और रेल कर्मी की तरफ से भी साफ कहा जा रहा है कि किस तरीके से वो लोग डरे हुए हैं और किस तरीके से हमला का घटना घटाया गया था, वो भी रेलवे के जो कर्मी उनके तरफ से कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रणजीत दत्त, इंडिया न्यूज, धुलियान। मुर्शिदाबाद में कैसे हिंसा भड़की, कैसे इससे रेलवे प्रभावित हुआ, कैसे ट्रेनें तक रुक गई और विभाग डरा हुआ है, वहां भी तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीर आपने ग्राउंड जीरो से देखी। दैनिक दत्ता की रिपोर्ट में साबिर अली जी, आम लोगों में बड़ी दहशत है, इस दहशत को दूर कैसे करेगी ममता सरकार और क्या कुछ नए इंतजाम अब होंगे? क्योंकि जैसे मैंने कहा, पश्चिम बंगाल ही बार बार क्यों, अगर कोई साजिश रच रहा है, जैसा आप बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं, पहचानिए ना उन गुंडों को, पहुंचाइए ना जेल की सलाखों के पीछे। हालांकि 150 से 200 आरोपियों को अभी पहचाना गया है। देखिए, एक चीज तो पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो हिंदू मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बीजेपी जो क्लेम करता है कि सिर्फ हिंदू मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगाल में पूरे कैबिनेट में जिस तरीके से बोल रहे आप लोग और भी सब लोग बोल रहे हैं कि स्पीकर, हमारे कैबिनेट में जितने लोग हैं, 2-3 छोड़ के सारे हमारे हिंदू हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ हिंदू है, सब कोई है यहाँ, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ ओके है। और रही बात जो मामला है, घटना घटा, फिर आम लोगों में ये मैसेज क्यों है कि हिंदू परेशान है, हिंदू असुरक्षित हैं, हिंदू खतरे में है? मिथुन चक्रवर्ती तो पब्लिकली बोल रहे हैं और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू पलायन कर लेंगे, हिंदू गायब हो जाएंगे। उनका बयान का जवाब, मुझे शर्म आता है, इनका साल वो इंडस्ट्री में कैसे काम किया, इतना साल उतने सीनियर एक्टर होके इस तरीके का बेबाक गंदा बयान देता है। मुझे पता नहीं, शायद उनकी कुछ मजबूरी रहती होगी बीजेपी से उनका, क्योंकि बीजेपी तो बार्गेनिंग अच्छा करता है ना, किसी को ईडी, किसी को सीबीआई, किसी को और भी जो सेंट्रल एजेंसी है उसके जरिए से। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बंगाल के लोग जो है, लेकिन ममता बनर्जी तो किसी से नहीं डरती ना। साबिर अली जी, बड़ी बेबाक महिला है, बड़ी मजबूत महिला है, उनकी पर्सनालिटी बड़ी मजबूत है, वो तो किसी से नहीं डरती। अगर टीएमसी ये दावा कर रही है, मेरी बात तो सुनिए, अगर टीएमसी ये दावा कर रही है कि बीएसएफ की गोलियों से लोगों की जान गई है, अगर टीएमसी ये दावा कर रही है कि बीएसएफ ने बाहरी लोगों को दाखिल कराया, हिंसा हंगामा करवाया और फिर वापस भेज दिया, मैं कह रही हूँ सबूत दे दीजिए ना, सबूत दीजिए ना कोर्ट में। बीजेपी छोटी छोटी बात पर चली जाती है कोर्ट, आप भी जाइए ना। बीएसएफ कल अपना पेज से छोड़ा है कि बांग्लादेश या जमात कहां से आएगा, जमात के लोग बंगाल में, बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? आप पहले गाय का गोरू प्रचार करते, तो गोई अगर प्रचार होता तो बीएसएफ क्या कर रहा हूँ वहाँ पे? सेंट्रल फोर्स तो हम लोग के अंडर में नहीं है। अगर बांग्लादेश से कोई आ रहा, जैसे बोला अभी रोहिंग्या लोग यहाँ बांग्लादेश में घुस गए, आप देखते होंगे ना, आप देखते होंगे ना बीजेपी वाले कितने वीडियोस जारी कर देते हैं, आप भी कर दीजिए ना ऐसा कोई वीडियो जारी, आप भी बताइए ना सबूतों के साथ में। बॉर्डर की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, बंगाल में राज्य की जिम्मेदारी किसकी है बताइए? नहीं किया जाएगा। राज्य में जिम्मेदारी किसकी है? उस घटना पे एक्शन ले लिया गया। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी किसकी है साबिर अली जी? पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी किसकी है? पश्चिम बंगाल में लोग जो दहशत में है वो किससे पूछेंगे? जिम्मेदारी ममता बनर्जी की, और यहाँ कुछ घटना घटाने की कोशिश उन लोग कामयाब हुआ है, इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और यहाँ का सुरक्षित। लेकिन बार बार होगा तो सवाल नहीं होगा क्या? बार बार होगा तो हिंदुओं में दहशत नहीं होगी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ, काहे कि बार बार होगा? ऐसी कोई दंगा फसाद की बात नहीं, एक घटना घटा है, मैं कह रहा हूँ एक घटना घटा, उस पर सरकार कार्रवाई। संदेश काली आप भूल गए क्या? विधानसभा चुनाव में कैसे जाने गई थी, कैसे आपस में टकराव हुआ था, भूल गए क्या? हिंदू मुस्लिम नहीं था, बीजेपी का लगाया हुआ आ गया। संदेश करे तो बीजेपी का, बीजेपी आग लगाती रहेगी और आप लगवाते रहेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ,
क्यों बीजेपी आग लगाने में कामयाब हो पा रही है? खुलेआम मुसलमानों को मारा जा रहा है, उस पर भी तो बातचीत किया जाए। उत्तर प्रदेश में भी तो खुलेआम मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उस पर भी बातचीत होना चाहिए। वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है, वो अवैध तरीके से जो बना हुआ है वो मंदिर भी टूट रहे हैं, आप ये भी जान लीजिए। अवैध तरीके से अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो एक्शन वहां पर हो रहा है और ये मंदिरों के खिलाफ भी हो रहा है। की काम कर रहा है बंगाल में दंगा लगाने। आप बेहतर होगा पहले साबिर अली जी, पहले पश्चिम बंगाल को संभालें, आप पश्चिम बंगाल को देखें। यही तो कमजोरी रह जाती है, यही खामी रह जाती है जब सवाल आपसे पश्चिम बंगाल पर हो और आप एग्जाम्पल अगर यूपी का दे रहे हैं तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर पहले का देखें, अब का देखें, आबादी देखें उत्तर प्रदेश की और देखें कि वहां धार्मिक त्योहारों पर किस तरह का माहौल होता है, कैसे चीजें मैनेज होती हैं, कैसे कंट्रोल होता है। अगर आप कंपैरिजन करें तो फिर हर तरीके से कीजिए प्लीज। आप भी दुर्गा पूजा में आइए, बंगाल में दिखे दुर्गा पूजा किस तरीके से मनता है। दुर्गा पूजा यहाँ इतना शानो शौकत से मनता है, यहाँ पर कितना अच्छा हर जगह पूजा होता है। कभी आइए रेड रोड में दुर्गा पूजा का कार्निवल देख के जाइए किस तरीके से माँ दुर्गा का यहाँ पर होता है। देखा है मैंने, बड़ा खूबसूरत होता है और बड़ा देश भर में क्या विदेशों में भी फेमस है। लेकिन मैंने वो भी देख लिया ना, रामनवमी पर शोभा यात्रा को लेकर जो टकराव हुआ, कोर्ट तक चीजें चली गई, फिर ये बात आई कि ममता हिंदुओं के खिलाफ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार रिपीटेडली अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर सवाल उठेगा। राज बिहारी जी, अगर बीजेपी बार बार ये सवाल करते, अच्छा एसएन सिंह जी हैं क्या हमारे साथ में? अच्छा एसएन सिंह जी नहीं है। राज बिहारी जी, अगर बीजेपी बार बार सवाल करती है तो सवाल फिर बीजेपी से ये भी उठते हैं कि भाई गवर्नर ने कितनी बार ये कह दिया केंद्र को कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और अगर हालात इतने ही खराब हैं तो क्यों नहीं इस पर केंद्र आगे इनिशिएटिव ले या कदम बढ़ाए, या फिर सिर्फ राजनीति करने के लिए सिर्फ बयानबाजी है, माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, अब इसका जवाब तो बीजेपी के ही प्रवक्ता दे सकते थे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने की बात आज नहीं हो रही है। राष्ट्रपति जब से वाम मोर्चा 1977 में जब वाम मोर्चा सत्ता में आया था, उसके बाद से लेकर 2011 तक कांग्रेस और टीएमसी तो 98 में बनी है, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग करती रही थी और राष्ट्रीय शासन लगा भी, लेकिन वो दूसरे कारण थे, बहुत पुरानी बात है वो क्योंकि सरकारें बार बार गिर रही थी इसलिए लगा। लेकिन कांग्रेस की भी मजबूरी थी क्योंकि 1991 में कांग्रेस की सरकार वो वाम मोर्चा के ही सहयोग से चल रही थी। वहां पर कांग्रेसियों को मारा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार में अपनी मजबूरी थी सरकार को बनाए रखने के लिए, इसी वजह से टीएमसी बनी, इसी वजह से टीएमसी बनी। और दूसरी बात, कहा कांग्रेस का ये 91 में क्या केंद्र सरकार में कहा 91 में वामपंथी का समर्थन था? क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? अरे नरसिंह राव की सरकार किसके समर्थन से चल रही थी? उसमें वामपंथी का कोई समर्थन नहीं था। क्या इतिहास पढ़ रहे हैं? आप पता करो, आप ममता बनर्जी का भी इतना किताब रखा पीछे, अरे क्या पढ़ लीजिए आप। अरे पढ़ लीजिए, बंगाल में 4 किताब आई है, पढ़ लीजिए, आप उसको बहस मत करिए, पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए ना। कहाँ वामपंथी का चलिए पर्सनल मत होइए, आज की बात कर लीजिए, पर्सनल मत होइए, आज की बात कर लीजिए, दिखाइए ना। पर्सनल मत होइए, आज की बात कर लीजिए। शिकायत करने गई थी 91 में वामपंथी का सपोर्ट ये था, समर्थन। आपको जानकारी नहीं है, अभी आप बच्चे हैं, जानकारी नहीं है। मैं कह रही हूँ आज की बात कर लीजिए ना, आज की बात कर लीजिए, आज की बात कर लीजिए। लोगों को आज की बात में ज्यादा इंटरेस्ट आता है आज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ा पाला बदलती हैं। पॉलिटिकल पार्टी आज इसके साथ चली जाएंगी, कल उसके साथ चली जाएंगी, आज इसकी दोस्त बन जाएंगी, कल उसकी दुश्मन बन जाएंगी। पीछे की बातों को छोड़िए, आज पर बात करिए, आज पर। अबू शर्मा जी, ये कौन है जो माहौल बार बार खराब कर रहा है, और अगर ये माहौल खराब हो रहा है तो क्या आप कांग्रेस के लिए फायदे का टाइम आ गया है? नहीं, कांग्रेस को बहुत अच्छा तोहफा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे? पूरा बंगाल जिसको पैसा लेते हुए देखा, और भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी जी है, जिसको कैमरा के सामने पूरा बंगाल ने पैसा लेते हुए देखा। ऐसा भ्रष्टाचारी आदमी को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना पोस्टर बॉय बनाया।
और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का निर्देश पर राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल में शुभंकर सरकार जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो है, उसका ईमानदारी के बारे में ममता बनर्जी से लेकर पश्चिम बंगाल में कोई राजनीतिक दल नहीं है जो नहीं जानता है कितना सच्चा, ईमानदार और कितना अच्छा तस्वीर है। तो हम बंगाल का जो वोटर है उनके पास जाएंगे और हम उनको बताएंगे बंगाल का हालत के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं शुभंकर सरकार जी का नेतृत्व में, अधीर दा का मार्गदर्शन में, हमारा तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता सब लोग हम सड़क में हैं और हम अपना जो जन समर्थन था पहले वो हम वापस कर लेंगे। ऐसी उम्मीद आपको है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब रैलियां होती हैं उसमें भीड़ तो फिर भी इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग आते नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि अब जब ये हिंसा हो रही है, ये घटना घट रही है, क्या राहुल गांधी और बड़े लीडर्स, बड़े चेहरे जाएंगे? क्या आपने कहा नहीं उनके आने की जरूरत नहीं है और बाकी लोग तय नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी को इस माहौल के बीच में जाना चाहिए। राहुल गांधी गए थे ना मणिपुर भी गए थे ना, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए। अगर आपकी हायर लीडर से बात होती है तो प्लीज ये बात कहिएगा, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, राहुल गांधी जाएंगे तो इम्पैक्टफुल होगा। पश्चिम बंगाल में अच्छा आएंगे हम आपको तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लॉस्ट सब्जेक्ट है, वो जाने वाले हैं। ठीक है, इसमें तृणमूल कांग्रेस देख लेंगे पश्चिम बंगाल का देख लेंगे दावे। तो हमने विधानसभा इलेक्शन में वो वाला माहौल भी देखा था जब बीजेपी के टॉप से लेकर बॉटम तक हर लीडर सड़क पर थे, चुनावी रैलियों में थे, दीदी और दीदी के बहुत नारे लगे थे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ हम सबने देखा। तो दावे तो बहुत सारे होते हैं। ममता काले जी, दीदी बंगाल का आबो हवा में भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक सोच और विचार है ना, वो कभी भी फूलेगा नहीं, फलेगा नहीं। ठीक है, कभी भी फूलेगा फलेगा नहीं, या क्या होगा आगे देखा जाएगा। बना के भारतीय जनता पार्टी जो उनका सीट है ना वो और नीचे चला जाएगा, ये दावा के साथ लिख के रखिए। ठीक है ममता काले जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर बैठी हैं, जुड़ी हुई हैं, ममता बनर्जी में पहले के मुकाबले कुछ बदलाव है क्या, या फिर वक्त की जरूरत के चलते उन्होंने अपना राजनीतिक तरीका बदल लिया है क्या, जो बार बार वो सवालों के घेरे में आ रही हैं पिछले कुछ सालों में खास तौर से? रचना जी देखिए, एक महिला होने के नाते जब ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी खड़ी करी थी, माँ माटी और मानुष की बात करी थी, तब मैं बड़ी प्रसन्न हुई थी। लेकिन ढाक के 3 बात निकले और ये जिस पार्टी से निकल करके आई उससे बुरी होती चली गई। आप विरोध करवाइए, आपको विरोध करवाना है, आपको कोई परेशानी है वक्फ कानून से आप करिए, लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदुओं के घर में घुस करके उनको चुन चुन कर मारिए, आप उनकी हत्या करिए। और लगातार ये बोला जा रहा है कि भाई बीएसएफ ने लोग घुसाए हैं, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। आज अगर मुर्शिदाबाद में स्थिति कंट्रोल में है तो वो गृह मंत्रालय की वजह से, वहां पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ के लोग हैं और वो लोग स्थिति कंट्रोल कर रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और एक चीज और बोल देती हूं, अभी यहां पर यह बोला गया कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी किसका काम है, तो मैं ये भी याद दिला दूं कि लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड स्टेट सब्जेक्ट होता है, राज्य का सब्जेक्ट होता है। और एक चीज चेक कर लीजिएगा सारे लोग कि ममता बनर्जी ने बहुत सारी जमीन को नहीं दिया है, कब्जा मार करके वो बैठी है, वो नहीं दे रही है ताकि ममता दीदी कराई जा सके। ममता मैडम उसके साथ बॉर्डर घुसने में क्या है? ये कौन है रचना जी? बॉर्डर से आदमी कैसे घुस रहे हैं? आप इतना तारीफ कर रहे हैं। अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, क्योंकि पैनलिस्ट एक लौती महिला है ममता काले जी, अभी पैनलिस्ट के तौर पर प्लीज यहाँ तो महिला सम्मान दिखाइए ना। अबू शर्मा जी शांत हो जाइए ना, जब आप बोल रहे थे आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अबू शर्मा जी शांत, अबू जी शांत ना, जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। अबू शर्मा जी शांत रहिए ना, बोलने दीजिए पहले। अबू शर्मा जी मुझे मजबूरन आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। आप शांत रहिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। और इकलौती पैनलिस्ट है भाई महिला, यहाँ इतना सम्मान तो दीजिए, बतौर महिला तो सम्मान दीजिए प्लीज प्लीज। महिला पुरुष क्या होता है? नोट डाउन कर लीजिए अपनी बात को, नोट डाउन कर लीजिए। आपकी बारी नहीं आएगी क्या? आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। अगर आप बोले और बीच में सब लोग बोलते रहे, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। गली नुक्कड़ की लड़ाई नहीं है ये, गली नुक्कड़ की लड़ाई नहीं है। शांत शांत, अबू शर्मा जी शांत, अबू शर्मा जी शांत हो जाइए।
मैं आप दोनों का ही ऑडियो डाउन करा दूंगी, मैं आप दोनों का ही ऑडियो डाउन करा दूंगी, मुझे मजबूरन आप दोनों का ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। साबिर अली जी, ममता बनर्जी से बार बार सवाल हो रहे हैं और ममता बनर्जी लोगों के बीच में जाकर उन्हें एक अलग तरीके से दिलासा दिला देती हैं और खासतौर से उन्हें भरोसा दिला देती हैं कि हाँ आप लोग निश्चिंत रहिए। क्या इसलिए भीड़ भड़क जाती है, क्या इसलिए हिंसा हो जाती है? और साथ ही साथ अभी टीचर भर्ती घोटाले को लेकर जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर वो विरोध करने की बात करती हैं। बतौर मुख्यमंत्री, बतौर टीएमसी का चेहरा, क्या उन्हें जिम्मेदारी वाले बयान नहीं देने चाहिए? साबिर जी, देखिए, बातचीत जो दोनों बीजेपी के, एक बीजेपी का डायरेक्ट प्रवक्ता है और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता है, दोनों की दोनों मैं माफ कीजिए, मैं आपके बीच में बोल रही हूँ। आई हैव टेकन इनफ ऑफ, मैंने बहुत ज्यादा आप दोनों की बात सुनी है। मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं जो गलत होगा उस पर बोलूंगी। सबकी अपनी थिंकिंग है, बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है। अगर मुझे भी आपत्ति है आज पश्चिम बंगाल की खबरों पर या पश्चिम बंगाल की तस्वीरों पर, मैं भी बोल सकती हूँ। बोलना अधिकार है, बोलना अधिकार है, डिग्निफाइड तरीके से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ ममता जी अब शांत हो जाइए, मैं बोल रही हूँ। ममता जी शांत हो जाइए, ठीक है। ममता जी, टाइम वेस्ट ही होगा, टाइम वेस्ट ही होगा इस तरीके से। साबिर अली जी को अपनी बात कहने तो दीजिए, साबिर अली जी को अपनी बात कहने तो दीजिए। ममता जी, मुझे मजबूरी में आप सभी का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर देख लीजिए। मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, पश्चिम बंगाल की तस्वीरों पर मैं भी बोल रही हूँ। बतौर महिला मैंने भी कई सवाल किए। ममता जी शांत होइए, आपको टाइम दिया था ना, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। साबिर अली जी बोल तो ले अपनी बात। साबिर जी बोल रहे हैं, साबिर जी बोलिए। ठीक, आपने सवाल उठा दिए ना, आपने सवाल उठा दिए। आप टीएमसी के लीडर बोल तो लें, टीएमसी के लीडर बोल तो लें। मेरे पास टाइम नहीं है इतना। साबिर जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए और पर्सनल प्लीज मत खोया कीजिए आप लोग। No, I don't speak over anyone. I never speak over anyone. मैं सबके लिए बोल रही हूँ। साबिर जी जल्दी से। आप डेरोगेटरी रिमार्क्स करेंगे, पर्सनल रिमार्क्स करेंगे, बदतमीजी करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं चुप रहूं। कोई बदतमीजी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, आप लड़ते रहिए, आप लड़ते रहिए आपस में। मुझे मजबूरन आप सभी को अभी धन्यवाद कहना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल लगातार